दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। क्या गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स हैं, क्या उस पर हम लोग एज ए इंडियन सिटीजन उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं है। इसके बारे में बहुत से रिपोर्ट्स आए हुए हैं। इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड वो होता है जिसपे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इंडिया के पॉलिटिक्स लॉ के हिसाब से उनको चंदा दे सकते हैं। ये कानून लाया हुआ था 2018 में, जबकि वित्त मंत्री थे अरुण जेटली ने। जब इस कानून लेके आया, उसका मकसद उन्होंने ये बताया था कि कोई भी बंदा अगर पार्टी को चंदा देता है तो वो खैरात है, वो चैरिटी है। और उसका हम नाम इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि ताकि वो दिल खोल करके पार्टी को चंदा दे, पॉलिटिकल सिस्टम को डेवलप करे। ये उन्होंने कॉन्सेप्ट रखा था। लेकिन लेकिन जब वो पास हुआ था, उस वक्त के जब गवर्नर थे, उन्होंने कहा था अगर इलेक्टोरल सिस्टम बॉन्ड को अगर हमने पॉलिटिकल पार्टियों के लिए अगर हम लोग अलर्ट कर देंगे, उनकी तरफ से आने वाले चंदे जितने भी हैं, उन तमाम चंदों को अगर कोई फाइनेंशियल स्कैन के अंडर नहीं लेकर आएंगे, वो आकर के कोई उसका अनडॉक्यूमेंटेड होगा और उसका नाम छुपाया जाएगा, कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा इन टर्म्स ऑफ उसको पर्सनल डिटेल्स हो या कभी जितना अमाउंट दिया हो और किस नाम में बॉन्ड लिया हो, तमाम अगर सीक्रेट रखेंगे तो बहुत बड़ा करके पॉलिटिकल सिस्टम ही नहीं, फाइनेंशियल सिस्टम पे बहुत बड़ा भूचाल आएगा, जिसका से काफ़ी नुकसान हो सकता है। उन्होंने इसका साफ इसके बात का जिक्र किया। उस वक्त की वित्त मंत्री को जब उन्होंने गवर्नर, उस रिजर्व बैंक के जो गवर्नर थे, उन्होंने जब ये प्रपोजल रखा था कि स्कीम को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें और उसको ट्रांसपेरेंट सिस्टम के अंडर लेकर आए, उन्होंने उसकी बात को नहीं माना। इसका असर क्या हुआ, उस वक्त की बीजेपी गवर्नमेंट ने उसको लागू कर दिया, दो सदन में पारित करके जब कानून बना दिया। 2018 से लेकर के 2024 तक के जितना भी बॉन्ड के अंदर से अमाउंट ट्रांसलेशन हुआ, वो तमाम पार्टियों को गया था। उसी वक्त 2018 में जो एडीआर जो कहता है, जो रिफॉर्म है, जो रिफॉर्म को एक अपना ओन संस्था है, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की। उसमें कहा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पूरा हिडन और कॉन्फिडेंशियल मूवमेंट होता है। एज ए सिटीजन हम लोगों को उनकी कोई जो भी ट्रांजेक्शन होता है, वो हमारे को उसमें कोई मालूमात नहीं होती है। उसमें कितना अमाउंट गया, क्या गया, कुछ भी मालूम नहीं। जरा पीएम केयर फंड में भी कितना अमाउंट गया, वो भी कोई उसको आरटीए के जरिए से उसको रिवील नहीं करना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट इस तमाम को होल्ड करके बैठी हुए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के लिए अर्जी दाखिल की थी। उस वक्त चीफ जस्टिस थे, उन्होंने डिले किया था, वो तब से चला। अब यहाँ तक कि 2024 के डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में जब उन्होंने लगा हुआ था, उस बेंच में उन्होंने आकर के 5 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो जज थे, उसमें संजीव खन्ना भी थे और गवाई भी थे और दो जज थे सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने पूरी तरह से उसको रिव्यू किया और उस पर उन्होंने एनालाइज किया और एक तरह का उसके बाद उन्होंने रिजर्व किया। ये तकरीबन रिजर्व किया था, तकरीबन ये मार्च के महीने में रिजर्व किया था। उसमें बता दिया कि जितना भी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए से जो भी अमाउंट ट्रांजेक्शन किया गया है, इन तमाम को जो है पब्लिक के प्लेटफॉर्म में लेके आना है। उसमें कोई हिडन डिटेल्स नहीं होगा। कितना अमाउंट किसको दिया गया है उस तमाम मालूम होना चाहिए, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या आम आदमी पार्टी हो, या टीएमसी हो, या डीएमके हो, जितने भी रीजनल पार्टीज हो, नेशनल पार्टीज के जितने भी अकाउंटों में जो भी चंदा गया, तमाम को पब्लिक के सामने लाया जाए। और ये तमाम डिटेल्स उनके जो डोनर के डिटेल्स और रिसीवर के डिटेल्स तमाम को, और इलेक्शन के ईसीआई के वेबसाइट पे तमाम को क्लीन ओपन करके पब्लिक के सामने बता दिया जाए, कोई चीज़ रखा ही ना जाए। क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टी को जो चंदा पहुंचता है, अगर उनका नाम ही जिक्र ना किया जाए, तो जो भी वोटिंग करता है उनके अंदर क्या विश्वास पैदा हुआ कि वोट डाले या ना डाले। क्योंकि भारी मात्रा में तमाम, अब देखे जाएंगे तो चलते हुए रास्ते में सही, रोडों में सही, सिटी के मेन जगहों में सही, किधर भी जाओ देखो एक ही एकदम पॉलिटिकल मूवमेंट के ही होते हुए, उसमें कोई पब्लिक को कोई उसमें कोई पब्लिक को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है कि क्या हो रहा है, वाकई चल रहा है या नहीं चल रहा है, तमाम मालूम करने के लिए सब हुआ है। उसके बाद क्या हुआ
ये अर्जी 5 साल के ऊपर तक चली थी। उस वक्त एडीआर के जो वरिष्ठ वकील जो प्रशांत भूषण जी हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव भी हैं एडीआर के, ये रिफॉर्म के जो भी आकर के डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अंदर जितने भी आते हैं, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम हो, इंडियन का जितना भी पॉलिटिकल प्रोसेस हो, डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो, उन तमाम के अंदर वो लोग निगाह रखते हैं। उन्होंने आकर के अर्जी दाखिल की थी इस पे सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट में जब अर्जी दाखिल की थी, उन्होंने बहुत सी चीज़ों को स्टैंड लिया था। उसमें सबसे बड़ा स्टैंड ये लिया था कि 2018 से लेकर अब तक के कितने बॉन्ड खरीदे गए, कितने कौन सी पार्टी को कितना दिया गया था, वो तमाम के सीरियल नंबर आकर के पब्लिक के सामने रिवील किया जाए, पब्लिक को मालूम हो जाए कि उसके अंदर कितना घपला हुआ, क्या हुआ, किधर हुआ। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के डीवाई चंद्रचूड़ ने बहुत ऐतिहासिक फैसला किया, इन्होंने कोई रिप्लिकेशन का डरे बगैर उन्होंने फैसला दिया। इसके अंदर बहुत सी रुकावटें पैदा की गई, उसके बावजूद भी उन्होंने रिजर्व किया। रिजर्व करने के बाद जब उन्होंने फैसला आकर के पब्लिक के सामने दिया था, उन्होंने बोला कि पूरी तरह से पब्लिक को पूरी तरह से वो तमाम डिटेल्स दिया जाए, और एसबीओ को इन्फॉर्म किया था कि आप 15 मार्च तक विदाउट डिले उसको पब्लिक के सामने पेश करें। और रही बात जो आदमी छुपा के करता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ दाल में काला तो रहता ही है, उसमें कोई शक नहीं। और हुकूमत थी बीजेपी की, और बीजेपी गवर्नमेंट तो छुपा के करने का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो था। उसके लिए उन्हें बहाना बनाया गया कि तकरीबन 3 महीने का टाइम दिया जाए, डिटेल्स उसमें कलेक्ट करने में काफ़ी देर लगती है, कौन कितना दिया हमको मालूम नहीं होता है। हमने रॉ डाटा दे सकते हैं लेकिन सीरियल नंबर हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि 25,000 आकर के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए, तकरीबन 40-50 हज़ार करोड़ का इस पे आकर के उनको रिपोर्टिंग पहुंचा है। उन तमाम को ऑर्गेनाइज करके सिस्टमेटिक बनाने में टाइम लगता है। इस तमाम के अर्जी तकरीबन अपील में डाला गया था। जब अपील में डाला गया था तब ये बात लेकर आया था कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, भाई आपका प्रॉब्लम क्या है, आपको पब्लिक का डिटेल्स को पब्लिक करने में प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत हो रही है। उनको बोला गया कि उसमें सीरियल नंबर का प्रॉब्लम है और मैचिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैचिंग करने के आपको कौन कहा है, मैचिंग करने के लिए आपको कौन कहा, मैचिंग करने के लिए हमने बोला है आपको सिर्फ डोनर का डिटेल्स, इलेक्टोरल बॉन्ड का कितना अमाउंट दिया गया था, किस पार्टी को दिया गया था, और सीरियल नंबर दिया जाए, ताकि किस बॉन्ड को किस डोनर ने लिया है, किस पार्टी ने लिया है, इतना ही बस। उन्होंने क्या बोला कि संजीव खन्ना ने साफ कहा था उस बेंच में, आपको क्या करना है, जितने भी डिटेल बॉन्ड्स हैं रखे हुए हैं आपके लॉकर्स में, उठाओ, लिफाफा खोलो, देखो, बता दो, सिंपल बात। ओपन द लेटर, रिवील द डिटेल्स। जिस दो बातें इसमें, व्हाट इज द प्रॉब्लम फॉर नॉट ओपनिंग। जब रेज किया तो एकदम साफ हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का माइंडसेट एकदम यूनानिमसली क्लियर है कि किसी तरह से वो डिटेल्स को रिवील करना ही है, उसमें किस तरह की छुपाने का कोई गुंजाइश एसबीओ को रखने का हामिल नहीं है। और इसको बोला कि आप किसी भी हालत में 2 दिन के अंदर आप करेंगे ही करेंगे, इसमें इन्फॉर्म करेंगे ही करेंगे। जब ये बात रखी गई, जब सॉलिसिटर जनरल के सामने बात आई थी, उसके बाजू खड़े होते 2 और वकील जो कहाँ से लेके आए मालूम नहीं, ये किराए के वकील हैं या किसी और को बुला कर लेके आए हैं, या कभी प्रॉक्सी वकील हैं बीजेपी के या आरएसएस के और पार्टियों के, मालूम नहीं है। वहाँ तो जाहिर बात है कि सॉलिसिटर जनरल तो अगर बोलेंगे तो रिप्रेजेंट करेंगे गवर्नमेंट के। उन्होंने प्रॉक्सी पेश किया, वो लोग बहुत हटदर्मी से बात कर रहे थे, हमने सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारी बात भी सुनो डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ के ऊपर। लेकिन डॉक्टर डीवाई चंद्र ने प्रेशर को बर्दाश्त कर लिया, बोला भाई आवाज़ नहीं करो, डोंट शॉट एट मी। साफ उनका वर्ड है, कोट एंड कोट में कर रहा हूँ, डोंट शॉट एट मी, इफ यू हैव एनी थिंग्स गो थ्रू दिस प्रोटेक्ट, गो थ्रू दिस सिस्टम, tender the application, we will listen. This is the process. You cannot bypass and say that we have to hear you. It is not possible. It is not a legal way. तो उन्होंने बताया, फिर भी आवाज़ किए थे, लेकिन उनके स्टैंड, उनका डिटर्मिनेशन, उनको सल्यूट करना है डीवाई चंद्रचूड़ को। उन्होंने कुछ भी प्रेशर अपने सर पे नहीं लिया, बस पूरी तरह से वो सिस्टम के लिए जो भी मुनासिब था उन्होंने हुक्म जारी कर दिया। मसला क्या है इसमें, 3 तरह का मसला है।
पहला मसला क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों क्यों दिया गया, किन पार्टियों को दिया गया, क्यों कॉन्फिडेंशियल रखा, क्यों इलेक्शन से पहले ये चीज को रिवील किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानना जरूरी है। देखें, आज हम एज ए हिंदुस्तानी किस हाल में हमारा मुल्क आकर खड़ा है, किस एक बहुत बड़ी खाई के सामने आके खड़ा हुआ है। मतलब मैं बोलना आ रहा हूं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम इंडिया का जिस तेजी से वाइब्रेंट था 15 साल पहले साल, हर किसी को आज़ादी थी, हर कोई बोलता था, हर मीडिया आज़ाद था, गवर्नमेंट के पूरी तरह से एक्सपोज करते थे, उनकी छोटी सी छोटी चीज़ भी एक्सपोज करती थी और गवर्नमेंट डर के काम करती थी, जितनी भी कांग्रेस गवर्नमेंट जो गुजरी थी। यहाँ तक के 2G स्पेक्ट्रम, कोल घोट, कॉमनवेल्थ के बारे में छोटी से छोटी मीडिया, बड़ी सी मीडिया, प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, तमाम के तमाम कांग्रेस को हर वक्त एक्सपोज करते थे। भले ही उसके बारे में जानो नहीं जानो, कोई एक बोल दिया खलास, उसके तमाम के तमाम मीडिया में एक्सपोज कर देते थे और कांग्रेस भी उसको कुछ भी नहीं करती थी। यहां तक ऐसा हुआ कि 2G स्पेक्ट्रम के जो स्कैम हुआ था, उन्हीं की अलाई को, उन्हीं की कांग्रेस के पार्टी कई लोगों को उठा के जेल में डाले। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम के इतिहास में, कांग्रेस के इतिहास में कोई भी अपनी पार्टी के खिलाफ, अपने ही मिनिस्टर के खिलाफ एक्शन उठा करके सीबीआई को और ईडी को खुला हाथ नहीं दिया था, ओपन आर्म्स नहीं दिए थे, जितना उनकी गवर्नमेंट ने दिए थे, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंटी पर भरोसा करते थे और पब्लिक का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको चलने दिया। मैं ये नहीं बोलता कि कांग्रेस ने अगर घोटाला नहीं किया, लेकिन घोटाला खुद अपनी कांग्रेस की गवर्नमेंट के अपने मिनिस्टरों के खिलाफ उन्होंने जारी किया। वो अलग बात थी कहाँ तक चला था, उसमें जो राजा थे, दयानिधि मारन थे, कनिमोझी थे और आकर के बहुत से और एक मिनिस्टर थे, उन तमाम को उठा करके सीबीआई के अंडर में दिया। वो 1 साल तक कुछ लोग अंदर में थे, जेल में थे, कुछ लोग बाहर आए थे। मतलब अपनी गवर्नमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है, चाहते तो जो है अपने सीबीआई को कोर्ट में आकर के आर्ग्यू करके उनको निकाल ले सकते थे, पहली बार उनका नाम ही लेकर नहीं आ सकते थे। अगर मान लिया जाए, नाम ही लेकर नहीं आ सकते थे, लेकिन उन्होंने सीबीआई को खुला हैंड दिया, ओपन आर्म दिया था, फ्री हैंड दिया था। फिर जो भी केस है प्रोसेस करो, वाकई घोटाला तो घोटाला है तो साबित करो। लेकिन क्या मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये सिस्टम क्यों बीजेपी लागू नहीं करती अपनी पार्टी के खिलाफ। आज पूरी अपोजिशन पार्टी जेलों में है, मेन बिन फेस जेलों में है और उनके ऊपर मनी ट्रेल भी साबित नहीं हुआ है, मनी ट्रेल भी साबित नहीं हुआ, लेकिन जेल में डाल दी। जो लोग कल तक मुजरिम होकर के बैठे हुए थे दूसरी पार्टियों में, जिनको गालियां देते थे, उनके पास सीबीआई के चार्जेस लगे हुए थे, जैसे ही वो लखीर के ऊपर जब बीजेपी के अंडर में जाते हैं, वो वॉशिंग मशीन में ऐसा धो देते हैं कि उनके पूरे गुनाह माफ, सीधा उनकी पार्टी में अच्छी पोजीशन में लगा दिए जाते हैं। नवीन जिंदल के नाम में सुना होगा कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में जो कोयला घोटाला में बहुत बड़ा नाम आता था, एक्सपोज कर दिए थे, लेकिन बीजेपी में गए तो साफ हो गया। वाकई करप्शन फ्री पार्टी है, तो क्यों आप उन पार्टियों को, उन लोगों को क्यों अपनी पार्टियों में लेकर के पोजीशन दे रहे हैं जो इनके पार खुलेआम करप्शन के चार्जेस हैं, और उसी वक्त अपोजिशन के बड़े बड़े लोगों को उठा करके क्यों डाल रहे हैं जेल में जबकि इनके पास मनी ट्रेल ही नहीं है। तो इनकी तरफ से नीयत साफ है कि ईडी और सीबीआई जो है खुलेआम काम नहीं कर रहे हैं, इनको कोई पुशिंग हो रहा है जो रियलिटी में सही नहीं है। ये कहाँ तक है। अब रही बात यहाँ पर रुकी, अब आए फिर वापस इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर। इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा चंदा जो दिया गया, तकरीबन 70% का चंदा तो बीजेपी को दिया गया है। उसमें कांग्रेस को, उसमें बीआरएस को, उसमें शिवसेना हो, आम आदमी पार्टी को तो बहुत कुछ दिया गया था। इस पे अपनी बड़ी बड़ी पार्टियों को जब चंदा 14,000 करोड़ तक का, बीजेपी हो या 12-13,000 करोड़ का चंदा तो दिया गया था। ये चीज चंदा क्यों आप नहीं दिखाना चाह रहे थे, क्यों राज रखना चाह रहे थे भी, इसमें क्या वैसा है। अब अगर आप सच्चे हैं, अगर समझ लें, इलेक्टोरल बॉन्ड में आपने ओपन रख दिया था एक बात, ईडी सीबीआई करके जो भी है, अगर अपोजिशन पार्टी को डाल रहे हैं तो अपनी पार्टी को ही डाल देते हैं, तो बीजेपी को सर में उठा करके तीसरी मतलब सत्ता में लाने के लिए हर कोई वोट डालेगा, यहाँ तक कि मैं भी डालूंगा, फिर कोई शक ही नहीं है, क्योंकि आपने ट्रांसपेरेंट रखा। जो भी संस्था है, जो भी इंडिपेंडेंट एजेंसी है, जैसे सीबीआई डी है, वो तमाम आकर के अपोजिशन पार्टी का भी देख रहे हैं और रूलिंग पार्टी का भी देख रहे हैं। जो भी उनका स्कैनिंग में जो भी आकर पकड़ा जाता है,
जो भी इनका स्कैम नजर आता है या करके कोई इरेगुलरिटी अगर फाइनेंशियल सिस्टम में दिखता है, कोई से भी गवर्नमेंट के स्कीम में हो या करके अपने अपने स्टेट लेवल के स्कीम में हो, उसे पकड़ा जाता है, चाहे वो लिक्विड स्कीम हो, कोई स्कीम हो। अगर सबकी निगाहों में एक है तो कर सकते हैं। आप पीएमएल के कानून में उस वक्त तक अगर रिलीज नहीं करेंगे, बैल नहीं मरे, जब तक कि वो साबित ना हो जाए कि मैं बुरा ना हूँ। साबित खुद पकड़ा जाए किसी और के हाथों में, और खुद साबित करना भी है। ये आकर के कहाँ तक सिस्टम है? तो मतलब क्या, अपोजिशन पार्टी को क्रश करना है। ये क्यों बोल रहा हूँ, इसकी एक वजह है, आप समझे मैं क्यों क्रश की बात कर रहा हूँ। या करके समझे, ईडी आकर के फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में कोई काम करता है, अगर समझते हैं कि अपोजिशन पार्टी ने कोई आकर के क्राइम किया है, फाइनेंशियल क्राइम किया है, कोई भी क्राइम किया है, आप सिर्फ क्राइम को देखेंगे। अब रही बात जब फाइनेंशियल क्राइम जब आती है, आप किसी के एविडेंस को, विटनेस को आकर सबूत बना ही नहीं सकते जब तक मनी ट्रेल ना आए, क्योंकि रिलेटेड मनी का है। crime only can be proved if the money has been established or recovered by ED or CBI। किसी के एविडेंस को रख करके, विटनेस को रख करके आप नहीं कर सकते। ये कोई आकर के पर्सनल फैमिली मामला नहीं है, कोई आकर के दूसरा क्राइम नहीं। फाइनेंशियल क्राइम में तो आपको किसी हाथ में बाय हैंड दिया हुआ पैसा दिया हुआ पकड़ा जाए, या अगर कैश दिया हुआ पकड़ा जाए, उसका कोई प्रूफ हो, या करके मनी ट्रेल हो, या करके बाहर गाँव में आकर के ऑफशोर के अकाउंट में जा रहा हूँ, कोई तो प्रूफ तो होना चाहिए ना। आप बगैर सबूतों के आधार के तुम्हें 100-500 भी गवाह बना लो, तो गवाह तो आज तो बिकते ही, हर कोई बिक लेता है। आज 1000 रुपये दे तो कोई किसी का गवाह बनने तैयार है, कोई लाखों रुपये तो गवाह बनने तैयार है। अब तो ईमान बेचने वाले तो बहुत लोग हो गए पैसों के लिए, उनमें कोई कमी नहीं है। मनी ट्रेल किधर है? अगर एक आदमी तकरीबन बोला जाता है कि 100 करोड़ रुपए का केजरीवाल ने स्कैम किया है, वो 100 करोड़ का तो कोई मनी ट्रेल तो होगा। अगर कैश में दिया गया तो विड्रा किया होगा, विड्रा देकर उसके हाथ में दिया हो तो कोई देखा होगा। उस टाइम जब लिया जाता है तो क्यों एंटी करप्शन एजेंसी को उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया जब दिया गया था? तो अगर क्यों वो 100 करोड़ अगर मिलता उनके घरों पे, तो उनका कोई ये एक छोटा एविडेंस भी क्यों नहीं मिला कि वो अमाउंट किधर था? कोई अटैच भी नहीं किए, कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदा गया, कोई चीज खरीदा नहीं गया, तो कहाँ गया पैसा? चलो भी उन लोगों ने साइंटिफिकली खा भी गया, तो चलो भी मान लें कि आम आदमी पार्टी ने खा भी लिया है, लेकिन एज एविडेंस एस्पेक्टिव you have to prove as clear as it should be in like a sun shine। वो रोशनी की तरह साबित होना है आपको मिलिट्री। ये नहीं कि आप किसी भी आकर के सीएम को पकड़ कर जेल में डाल देंगे और वो इलेक्शन लड़ने के लिए काबिल भी ना हो, पार्टी को तोड़ देंगे। हम लोग कहाँ जा रहे हैं भाई? एज ए डेमोक्रेटिक हम इंडियंस क्यों नहीं समझ रहे कि हमारे कहाँ पे खड़ा हुआ है एक पार्टी। अब दूसरी पॉइंट में आ रहा हूँ, जिस आदमी के बयान के आधार के पर आज ईडी ने आकर के अरेस्ट किया हुआ है, आज लॉकअप में धरा हुआ है, जो कि इलेक्शन का सिचुएशन है, टाइमिंग है, स्टेट टाइम है। हर पार्टी को फेयर प्ले चाहिए, फेयर ग्राउंड चाहिए, फेयर फील्ड चाहिए। आप थोड़ा पोस्टपोन कर लेते, अगर ट्रेल करना ही हो तो आपकी नीयत साफ हो तो आपको लड़ने दे देते। आपके मुकाबले की पार्टी तो थोड़ी ही हो, वो तो तकरीबन 2 स्टेट में उनकी हुकूमत चल लेकर है, और एक स्टेट में तो स्ट्रगल करते हैं। आपको तकरीबन 24-25 स्टेटों में आपका रोल है, आपका कंट्रोल है, तो आप उस पर फोकस करो ना। छोटी पार्टी को क्यों डाल रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात क्या है, अगर मान भी लें कि केजरीवाल ने अगर करप्शन किया है, जिस आदमी ने उनको बयान दिया है कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए दिए थे, उस वक्त उन्होंने देखा था, वो आदमी जेल में था तकरीबन 6 महीने में, जमानत दिलाने वाली भी अगर ईडी है, और उसको गवाह बना लिया। जो क्राइम था, क्रिमिनल था, उसको गवाह भी बना लिए, और 50-5 उसको बोल दिया कि हमने देखा था। लेकिन वही पार्टी, जो दूसरी पार्टी बीजेपी, उसको 60 करोड़ का चंदा दिया है, उसके पर कोई एक्शन नहीं। वो कहाँ से पैसा गया, इनको 1 रुपये भी जेब में नहीं आई, लेकिन इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने क्राइम किया है, स्कैम कर दिया है। ये क्या भाई, खुद उनके जेब में हाथ पे डाल के चुरा लेते हैं और इल्जाम लगाते हैं कि वो चोर है। ये क्या है? हम मीडिया वाले भी खाली सवाल करना सीखते हैं, अपना माइंड क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? आज हम डेमोक्रेटिक लोग कभी भी आकर के न्यूट्रल बात करना चाहिए, तो उसमें कोई शक नहीं है। आज हम लोग पैसों में इतना इंस्पायर हो गए हैं, हम लोग प्रोपोगंडा का माइंड उठा के सरों में डाल लिए हैं, रियल माइंड उठा के बाहर डाल दिए।
हमारे दिमागों में सिर्फ प्रोपेगेंडा चलता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको इश्तिहारात दे रहे हैं, आपको आकर के न्यूज़ दे रहे हैं, आपको आकर के मार्केटिंग का पैसा मिलता है, सिर्फ पैसा है। आज हम लोग पूरी तरह जोर डाल करके डेमोक्रेटिक सिस्टम उठा करके एकदम पहाड़ के नीचे से खाई में गिरा रहे हैं। हम लोग डिक्टेटरशिप की तरफ चले गए। अगर इस वक्त सही सिस्टम लेके नहीं चलेगा, नहीं आया जाएगा, इस हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम कभी भी रिवाइवल ही नहीं होगा। ऐसा हो जाएगा जिस तरह से जो बोल दिया बस बादशाह खत्म, जिसके हाथ में लाठी वो ही, जिसके हाथ में लाठी वो भैंस, ऐसा सिस्टम चलेगा। कहाँ पे चल रहा है भाई? मैं कांग्रेस के बारे में बहुत से इल्जाम लगाते हैं कि करप्टेड पार्टी है, ये कुछ सब कुछ है, लेकिन मैं कांग्रेस की दो खूबियां बताऊं। मैं ये नहीं कि सपोर्ट कर रहा हूँ, रियलिटी बात कर रहा हूँ। रियलिटी में कांग्रेस भी आ सकती है, बीजेपी भी आ सकती है, उनकी भी अच्छा, बीजेपी अच्छा काम भी किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे ब्यूटी क्या थी कांग्रेस की? दो चीज की। एक चीज, जो भी डेवलपमेंट है आज हमारे आंखों के सामने है, 90% जितने भी संस्था बनाई हैं, इंस्टीट्यूशन बनाई हैं, वो तमाम को उन्होंने आज़ाद रखा था, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं की थी। यहाँ तो इलेक्शन कमीशन का जो भी अपॉइंटमेंट था, ये एक चीफ जस्टिस करते थे, ये ऑपोजिशन पार्टी का मेंबर करता था, राज्यसभा का, लोकसभा का, ये पीएम करते थे। इतनी ट्रांसपेरेंसी थी। आज क्या सिस्टम है? कोई है, इलेक्शन कमीशन का आदमी भी वही है, पॉलिटिकल सिस्टम में क्या लेवल पर खड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आज़ाद नहीं है। दूसरी बात क्या थी? जो भी करप्शन होता था कांग्रेस की गवर्नमेंट में, खुद कांग्रेस की गवर्नमेंट के लोग उस पर एक्शन करते थे, उनको फ्री हैंड दिए थे। जो भी पर्चा अगर उनके हाथों से करप्टेड मिला है तो करप्शन होता था, पकड़े थे जाते थे। तभी तो राजा पकड़ा गया था, जो डीएमके का मिनिस्टर थे। उसके बाद आकर के दयानंद साहब, मिस्टर दयानंद साहब भी पकड़े गए थे, मिसेस कनिमोझी भी पकड़े गई थी। ये तमाम क्यों हुआ? वो कांग्रेसी गवर्नमेंट तो हुआ था। आज वो सिस्टम क्यों नहीं है? आज आप 10 साल की हुकूमत में बीजेपी को उठा लीजिए, स्टेट लेवल से लेकर के नेशनल लेवल तक कोई भी अपना बंदे के ऊपर कोई एक्शन उठाए? कभी उनके पास सीबीआई की राइट पड़ी है, कभी ईडी की राइट पड़ी है। यहाँ तक कि क्यों उनके जितने भी अलाइस हैं, उन तमाम के घरों में कोई रेट पड़ी है? कोई रेट नहीं पड़ा। जबकि उनके पास कहाँ से पैसा आ रहा है, वो लोग इलेक्शन से कहाँ से पैसे लड़ रहे हैं? कोई ट्रांसपेरेंसी सिस्टम है? रही बात, जो भी उनके सामने अपोजिशन में खड़ा होता, या तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता, ईडी के नाम में फंसा दिया जाता, क्रश कर दिया जाता। ईडी का काम, अगर अपोजिशन पार्टी के साथ साथ भी रूलिंग पार्टी में भी कोई लोग करप्टेड करते हुए पकड़े जाते हैं, एक्शन करते हैं, तो हम स्वागत करते हैं, वेलकम। हमारा इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। ईडी का इंटेंशन, उसका वीव एकदम क्लियर होना चाहिए। जितना अपोजिशन पार्टी की तरफ देख रहा है, उसी नजर से रूलिंग पार्टी को देखा जाए, ये एक। दूसरी बात, जो अपोजिशन पार्टी में जो कल तक करप्टेड के नाम में चार्जेस लगे हुए थे, जब वो बीजेपी में जाते हैं तो वहां पे क्यों उनके ऊपर ईडी का चार्जेस नहीं लगता है? क्यों ट्रेल नहीं करती? प्रॉब्लम ये है। ईडी सिर्फ क्यों उनके हाथों में रमाल बनकर बैठी है? क्यों उसको राइट्स नहीं है कर सकती है? हम लोग डेमोक्रेटिक में हैं। आपको जो पैसा मिलता है पब्लिक के, अपने उनके टैक्स पैसे मिलता है, आप रूलिंग पार्टी के जेब से तो नहीं जाता है। आप वफादार क्यों नहीं है? हाँ, ईडी आज भी खरीद में एक न्यूज देखा था कि राज कुंद्रा के 93 करोड़ के असेट को अटैच किया है। अच्छा काम भी है, मैं नहीं कहता कि गलत नहीं है। उस शिबू सोरेन के जो भी थे तकरीबन उनको घर को अटैच किया है, करिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो भी हो, अगर आपके पास मनी ट्रेल हो तभी आप किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ एविडेंस के नाम पे, कोई किसी के स्टेटमेंट के नाम पे, एलिगेशन के नाम पर किसी को अरेस्ट कर सकते कहाँ? उसको लेके आप डाल दें, आप या तो 1 महीने में तो जमानत में तो छोड़ दें ना। अब 2 साल से मनीष सिसोदिया को रखा हुआ है, 1 रुपए का पैसा भी उसके पास रिकवर नहीं किया गया, ना उसके पास मनी टेबल स्टैब्लिश हुआ, ना मनी उनके उनके पास से पकड़ा गया, लाकर से पकड़ा गया। फिर किस जुर्म में रखे हुए भाई उनको? आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि भाई कौड़ी को उन्होंने भी करप्टेड है ईडी के जरिए से? ये कैसा हो सकता है? ये कोई इंसाफ का तरीका है? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है कि आप किसी को उठा के डाल देंगे। यही बात है कि आप जिस आदमी ने स्टेटमेंट दिया था केजरीवाल के ऊपर
कि उन्होंने 100 करोड़ का चंदा दिया था, 100 करोड़ का पैसा दिया था, किसके लिए? लिक्विड स्कीम में किकबैक के लिए। जो भी शराब के अंदर जितने भी ठेके मिले हैं उन तमाम किकबैक के लिए दिया गया था। ये एलिगेशन है किसका? वो रेड्डी का, वो खानदान का। जगह बोल देने से कुछ तो नहीं हुआ, पैसा का हवा में उड़ गया क्या? कहीं पे उड़ गया? ये सब चीज क्यों ईडी की नजर में नहीं आ रहा? तो मतलब क्या है? केस बनाओ, अपोजिशन पर बात करो। जो आदमी दूसरी पार्टी को 60 करोड़ पे दिया वो तो रूलिंग पार्टी है, उसके हाथ में तो डंडा है। डंडा वही पकड़ रहा है जिसके जो ने पैसा लिया था, उसको मार रहा है जो पैसा कुछ नहीं खाया। तो अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम में, प्रोसेस में, अगर अपोजिशन पार्टी को बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी सबूत के आप क्रश नहीं कर सकते, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम ही चला गया। आप देखो, तकरीबन 2 दिन पहले जो इलेक्शन हुआ था उसमें परसेंटेज कितना है? 50% भी नहीं है वोटिंग का। पब्लिक के अंदर अवेयरनेस ही नहीं आ रहा है। मैं मुखातब में आकर के किसी पार्टी की तरफ भी नहीं हूँ, किसी से नहीं हूँ, मैं पब्लिक से बात कर रहा हूँ। भाई आपका मुल्क, या तो आप वोट भी नहीं डालते, आपका मुद्दा आपको मालूम नहीं है, क्या प्रॉब्लम है आपका? आपको मालूम है हिंदुस्तान का असल मसला क्या है? बेरोजगारी, जॉबलेसनेस, ये प्रॉब्लम है। कोई भी दुनिया की कंट्री, हुकूमत इसलिए गिरती है क्या कि वहां की गवर्नमेंट वहां की पब्लिक को कुछ नहीं करती। अब उस वजह से वोट दिया जाता है। लेकिन यहां पर हमारा मुद्दा ही हम भूल गए, हमारा मकसद ही हम भूल गए। हमारा मकसद क्या था? एक टाइम तक 10 साल पहले जो भी करप्शन करेगा उसके ऊपर आवाज उठाते थे, जोर जोर से हुकूमतें गिराती थी करप्शन के नाम पर। इस डिस्पाइट ऑफ दैट कि वहां पे डेवलपमेंट होता था, 400 रुपये गैस मिलता था, 80-90 रुपये का पेट्रोल मिलता था, जबकि पेट्रोल का रेट हाई पर था, उसके बावजूद ही मिलता था। और खाने पीने की चीज़ों में पत्थर, मट्टी, खम्बी का रेट काफ़ी कम था, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन रेट कम था, गैस का रेट कम था, हर चीज़ कम था। आज स्काई रॉकेट है, हम वो प्रॉब्लम नहीं है, गैस का रेट बढ़ गया वो प्रॉब्लम नहीं है। हमको सिर्फ मजहब के नाम में वोट दिया जाए, आपको हिंदू एजेंडा के नाम पे वोट मिले, बस ले लो भाई, आप हिंदू हैं, आपको पूरा हक है, आपका डोमिनेशन है, रही। लेकिन अपनी फ्यूचर को क्यों खराब कर रहे हैं? इनसे क्या हो जाएगा? आप वैसे भी आपको आज़ादी रहने के लिए, आपके मजहब में आज़ादी रहने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन तो उसको अलाउ करता ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो पूरा राइट्स है कि अपनी आज़ादी कर सकते, तुम एक अपर हैंड तो है। और कोई भी दूसरी पार्टी आपको, दूसरी कोई रिलीजन से आपको कोई मना नहीं करते। आप तमाम को रिलीजन में फंसा दिया गया, माइंडसेट को फोकस करा दिया। आप लड़ते रहो और पीछे से आपके नाक नीचे से ये लोग कुछ भी कर दें, आपके ऊपर रेट बढ़ा दें, आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा दें, 15 करोड़ 15 लाख का आपका देने का वादा भी झूठ बोल दें, सब कुछ भी कर दें, रेट बढ़ा दें, पेट्रोल का रेट बढ़ा दें, गैस का रेट बढ़ा दें, सब कुछ कर दें, ये आपको कोई फिक्र नहीं है। और आप खुद वन मैन शो की तरफ वोट दे रहे हैं। ये क्यों दे रहे हैं? आपको मालूम नहीं है वन मैन शो पे अगर दे देंगे तो आपके ऊपर क्या आने वाली है। याद रखें, किसी भी कुदरत का निज़ाम इस हद तक आगे नहीं बढ़ सकता जहां तक इंसाफ का डर ना हो। ये खत्म हो जाएगा। अब इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए से जो जो बनाया गया था, फायदा तो उनको हुआ जो केस लगाए हैं। हम वो लोग जो जो कुछ नहीं किए तो उनके ऊपर जेलों में बैठे हुए हैं, डराया हुआ है, धमकाया हुआ है। ये क्या चल रहा है? अगर आप 400 पार भी कर रहे हैं, 500 भी कर रहे हैं, ये पब्लिक तय करना है। आपको खुलेआम सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहिए। उनको दे करके आप बोलिए ना, कौन मना करता है? कोई पूरी पूरी ऑपोजिशन पार्टी को रखें, अगर करप्ट करता है तो छोड़ो मत, हम कौन बोलने वाले, आप ही नहीं छोड़ो। 1 रुपए का भी अगर घोटाला करता है तो कोई राइट्स ही नहीं है कि जरूर उसके ऊपर एक्शन करना है, चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो या रूलिंग पार्टी हो या कोई सिविल पर्सन हो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ टारगेट किया जा रहा है अपोजिशन पार्टियों को। क्यों? अगर आपका इंटेंशन सही है तो आप सब पे एक्शन क्यों नहीं करते? वो लोग जो, मेरा तो मकसद तो यही है कि
ये एक रूलिंग पार्टी पे क्यों एक्शन नहीं हो रहा है कि ईडी की निगाहें सिर्फ इधर साइड है, राइट साइड पे क्यों नहीं है? और वो लोग जो अपोजिशन पार्टी में जो करप्ट के नाम से मशहूर थे, उनके पर केसेस भी चल रहे थे, वो अपने पैसों बचाने के चक्कर में जब अपोजिशन पर, जब बीजेपी में चले जाते हैं, उनको क्यों छोड़ देते हैं? यही सवाल, ये तो पूरी पब्लिक देख रही है। और हम लोग एज ए इंडियन, हम लोग इसकी कोई फिक्र ही नहीं है। हमारा मुल्क कहाँ पे जा रहा है? जो 1947 में जो आज़ादी मिली थी, हर किसी को मिली थी। अगर वन मैन शो पे जाना ही है, हम लोग क्यों भूल गए कि इस तमाम को बचाना है? हम तमाम को इसके बारे में गौर करना है, इसके बारे में देखना है, तभी इस हिंदुस्तान में कुछ बच सकता है। वरना हर कोई भी बहुत मुश्किल टाइम में गुजरने वाला है। हमारा मकसद, हर एक इंडियन जो भी है, हर एक दिमाग में एक चीज़ ज़रूरी होना चाहिए। हमारे बाप ने हमको डेमोक्रेटिक ज़मीन में सांस लेने दिया। हम भी जब मरेंगे, आने वाली नस्ल को एक डेमोक्रेटिक सिस्टम हाथ में देकर जाएंगे। हमारे पास असिस्टेंट पावर कम हो गया है। हम अपने मुल्क में जो जलते जुल्म के खिलाफ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे मसरूफियात बढ़ गए हैं, इंगेजमेंट बढ़ गया है। कोई किसी को काम, किसी की पढ़ाई, कोई ज़रूरत ही नहीं। कोई टीवी देखता है, कोई मूवीज़ पे फोकस पड़ा है, कोई आईपीएल पे लगा हुआ है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। ये लेवल पे पहुंचे, लेकिन किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। आप क्या मुंह दिखाओगे? आप आज़ादी से खा रहे थे, आप आज़ादी से पी रहे थे, आप आज़ादी से देख रहे हैं, बोल रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि आपके वालिद, आपके पेरेंट्स ने आपको इस हिंदुस्तान में आज़ादी माहौल लेकर दिया था। क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको लेकर दिया था, तो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको लेकर दिया। लेकिन आप जब जाएंगे, अगर वन मैन शो के जैसे आपको इन करप्टेड लोगों के हाथ में दे देंगे, जो अपोजिशन पार्टी को गिरा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, डिसमेंटल कर रहे हैं, और उनको कोई प्रूफ के बगैर डाल के जेलों में बंद कर रहे हैं, आप बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नाम लगा दे रहे हैं कि अपोजिशन पार्टी जितने भी थी पूरे जहन्नमी है, और जो भी रूलिंग पार्टी है पूरे जन्नती है, उनके कोई हर चीज़ माफ़ है। जो बीजेपी में आ गया माफ़ है, जो भी अपोजिशन पूरे गए पूरे हाथ के हार नुकसान में है। ये कब तक आप सोचते रहेंगे? हर एक सिटीजन, जेंट्स हो लेडीज हो, ये आखिरी मौका है कि सच्चाई को समझे, रियलिटी को समझे। आपका वोट ऐसे आदमी को दिया जाए जो डेमोक्रेसी को बचाने वाला हो। आज करप्शन इम्पोर्टेंट नहीं है, आज उससे बढ़ करके डेमोक्रेटिक को बचाना इम्पोर्टेंट है। जब ये डेमोक्रेटिक को बचा लेंगे तो ऑटोमेटिक करप्ट के बारे में काबू पा सकते हैं। जड़ है ये, किसी भी कंट्री का डेमोक्रेटिक सिस्टम में जड़ क्या है? वोट के जरिए से सही आदमी को वोट डालना। अगर वो नहीं डालेंगे तो आप कितना भी रो लें, कितना भी परेशान हो जाएं, कितना भी जॉबलेसनेस का इशू क्रिएट करें, महंगाई का प्रॉब्लम करे, या नुकसान का प्रॉब्लम करे, हेल्थ सिस्टम के बारे में आवाज़ उठाए, कितने भी मूवीज़ बना ले, कितना भी करप्ट सिस्टम के बारे में बोले, कुछ फ़ायदा नहीं होता है। उस वक्त कुछ भी नहीं चलेगा। इस वक्त अगर आप वोट सही से नहीं डालेंगे तो तब किस वक्त कुछ भी नहीं चलेगा, कुछ होने वाला नहीं है। यही सिस्टम ज़रूरी है, समझना है। आप समझ के वोट देंगे, मेरे को भरोसा है। अगर इस पे वीडियोस में कुछ मिस्टेक्स हैं, उसके लिए मैं अपॉलॉजी करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय।